अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर, इमरान खान को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। अब बिल आखिर 9 मेंबर लार्जर बेंच बन गया है मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ। ये बेंच कैसे बना, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसका इम्पेक्ट क्या आएगा, सिर्फ इस खबर के ऊपर बात करेंगे। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तारीकी में, मायूसी में, यासियत के इस दौर में एक इतना बड़ा रिलीफ इमरान खान के लिए, और ख़ास तौर पे जो जजेस की कंपोजिशन है वो बहुत मैटर करती है। जो मामला था, इसमें जो फैसला कुन किरदार था वो एक साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा की जो पिटिशन थी उसका था। नो डाउट लतीफ़ खोसा साहब की पिटिशन का भी था। एतजाज़ एहसन साहब ने जो दायर की, जिसमें वकील सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा साहब हैं। फिर लतीफ़ खोसा साहब की मुलाकात भी हुई एतजाज़ एहसन साहब के समेत उमर अता बंदयाल से, और उमर अता बंदयाल से उन्होंने जो डिमांड की थी, ये जो बात लतीफ़ खोसा साहब ने हमें बताई वो ये थी कि उन्होंने कहा कि आप फुल कोर्ट बनाएं। तो उमर अता बंदयाल ने माजरत की कि मैं अब फुल कोर्ट नहीं बना सकता। इससे पहले चूंकि हुकूमत की 6 बार ये डिमांड थी कि फुल कोर्ट बनाएं, तो मैंने उस वक्त फुल कोर्ट नहीं बनाया। ताहम एक लार्जर बेंच जो है वो आज इसके ऊपर बन गया। मैं पहले आपको बताऊं कि ये जो लार्जर बेंच है ये कौन कौन से जजेस के ऊपर मुश्तमिल है, और फिर मिलिट्री कोर्ट का जो है वो आप मुस्तकबल आप कहाँ पे देख रहे हैं, खास तौर पर सिविलियन के ट्रायल के हवाले से। ये जो बेंच है जी, 9 मेंबर बेंच उमर अता बंदयाल साहब ने बनाया और इसकी सरबराही वो खुद करेंगे। और कल 11 बजे ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। और इस बेंच में उमर अता बंदयाल साहब होंगे, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब होंगे। मेरे ख्याल में ये दूसरा बेंच होगा उमर अता बंदयाल के टेन्योर का जिसमें काजी फाइज ईसा भी उस बेंच का हिस्सा होंगे। आई थिंक दूसरा भी नहीं, शायद ये पहला बेंच है। पहली दफा सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस एक मुकदमा सुनेंगे। अच्छा, इसमें काजी फाइज ईसा भी हैं, सरदार तारिक मसूद भी हैं। आप ये सीक्वेंस से आए, बिल्कुल इसी सीक्वेंस से, यही सीक्वेंस बनता है सुप्रीम कोर्ट के जिस तनाजर में आप जजेस की तरक्की को देखते हैं। सीनियर तरीन जज काजी फाइज ईसा से पहले उमर अता बंदयाल वो चीफ जस्टिस हैं, उसके बाद काजी फाइज ईसा हैं, उसके बाद सरदार तारिक मसूद हैं, उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन है, उसके बाद सैयद मंसूर अली शाह हैं, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, फिर जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, और फिर मिसेस आशा ए मलिक हैं। ये जो 9 जजेस हैं ये आप सुनेंगे मिलिट्री कोर्ट का मामला। और बिल आखिर मैं इसको एक बहुत बड़ा रिलीफ इसलिए समझता हूँ कि चूंकि आप ये देखें कि एक पूरा माहौल बना लिया था हुकूमत ने, और आज भी उन्होंने ये कहा कि मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल होगा इमरान खान का, लेकिन JIT जो है वो शवाहिद इकट्ठे करेगी। अब इसमें क्या होगा, एक तो ये जो बेंच की आपने कंपोजिशन देख ली, इसमें जितने भी जजेस हैं, सिवाय एक उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम रहा है कि उनके अपने जो धड़े के जजेस हैं वो उन अपने धड़े के जजेस को जो है वो शामिल करते हैं। और इस पूरे बेंच में सिर्फ 2 जजेस ऐसे हैं जो उमर अता बंदयाल साहब के धड़े में जिनका शुमार होता था। जस्टिस आशा ए मलिक एक केस में वो उनके धड़े में का हिस्सा रही, जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था, वो उस तरफ बैठी हुई थी उमर अता बंदयाल साहब के साथ। और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की जहाँ तक बात है तो उनके कुछ फैसले ऐसे भी हैं जिससे ये तासुर नहीं कायम किया जा सकता कि वो उमर अता बंदयाल के धड़े के जज हैं। हाँ, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन ज़ाहिर है वो सीक्वेंस में आ रहे थे, वो सीनियर तरीन जजेस थे। इस तनाजर में आप देखें तो वो भी इस बेंच का हिस्सा हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब हो क्या रहा है। इस बेंच में जो अक्सरियत है जजेस की, वो जो उमर अता बंदयाल अगर मिलिट्री कोर्ट्स को के अंदर सिविलियन का जो ट्रायल है उसको कलअज़म करार देते हैं, उसके खिलाफ अगर फैसला देते हैं, तो मेरे ख्याल में वो ये देने की पोजीशन में होंगे। अच्छा, फिर आप अगर हिस्ट्री के अंदर मौक़िफ़ देखें काजी फाइज ईसा साहब का, उनके क्रेडिट के ऊपर एक फैसला है, जो फैज़ाबाद धरने का मामला था उसके ऊपर वो बड़े वाज़ेह हैं। फिर आप अगर देखें इसके साथ साथ जस्टिस याहिया अफरीदी को और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, ये वो जजेस हैं जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट तस्वर किए जाते हैं। लेकिन अब मामला यहाँ इस्टेब्लिशमेंट का तो है नहीं है, मामला रियासत पाकिस्तान का है, हुकूमत पाकिस्तान का है। हुकूमत ये फोर्स कर रही है कि इमरान खान का जो है वो मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। और कुछ लोगों का मेरे ख्याल में वो शुरू हो चुका हुआ है, कुछ लोगों को हैंड ओवर भी किया जा चुका है। अब इस बेंच की कंपोजिशन को देखकर तो ये लगता है कि जो मिलिट्री ट्रायल सिविलियन का है कम अज़ कम, वो हमें शायद रुकता हुआ नजर आ रहा है, यकीनन रुकता हुआ नजर आ रहा है। माजूद जो मेरी अपनी असेसमेंट है उसमें यह कि जो मिलिट्री ट्रायल सिविलियन का है ये रुक जाएगा।
अच्छा, उसकी मैं आपको कुछ वजूहात बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जो अदालत के अंदर अब डिस्कस होगा, वो ये होगा कि जो मिलिट्री कोर्ट्स है, पहले तो जस्टिफाई करना पड़ेगा कि किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर सिविलियन जो है वो उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर किया जा सकता है। फिर ये इस्टेब्लिश किया जाएगा कि मिलिट्री कोर्ट्स कब बनी थी और किन हालात के अंदर बनी थी। फिर हुकूमत को ये जस्टिफाई करना होगा कि वाकई आज के हालात भी ऐसे ही हैं, या ये जो वाक़यात हुए मखसूस, ये भी एग्जैक्टली 9 मई के जो वाक़यात हैं, इसको भी आप उसी तनाज़र में देख सकते हैं जिस तनाज़र में मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम अमल में आया था। उसके बाद ये चीज़ इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल होगा हुकूमत के लिए कि क्यों इन लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर किया जाए। फिर एक और बात जो है वो जो डिस्कस होती है कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो प्रोसीजर है वो डिस्कस होगा। तो इसमें मेरे ख्याल में जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जो एतजाज एहसन साहब के जो कमेंट्स हैं, एतजाज एहसन साहब की जो इसके ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनकी इसके ऊपर नॉलेज है, या जो उनका इसके ऊपर एनालिसिस है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत मैटर करेगा। या उनके बकौल के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिर्फ एक चीज़ अगर आप किसी को कन्विक्ट करते हैं तो लिखी जाती है गिल्टी और नॉट, या ये मुजरम है या ये मुजरम नहीं है। तो बाकी कोई थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं किया जाता, कोई इस्तेदलाल नहीं किया जाता। तो अब ये चीज़ भी अदालत के अंदर डिस्कस होगी, SOPs डिस्कस होंगे कि मिलिट्री कोर्ट्स किस तरह से ऑपरेट करती हैं और उसके सज़ा देने का जो है वो प्रोसीजर क्या है। उस सज़ा के बाद फिर अपील का हक किसी को मिलता है, नहीं मिलता, अगर वो मिलता है तो उसका स्कोप क्या है, वो कहाँ मिल सकता है। फिर ये नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट होगा एतजाज एहसन का कि अगर एक सीनियर तरीन ऑफिसर ने ये माइंड बना दिया कि इन तमाम लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होगा और ये तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व है, तो फिर वो कहते हैं कि एक जूनियर अफसर के लिए जो जेक ब्रांच में होगा या जो उस मिलिट्री कोर्ट का जज होगा, तो उसके लिए फिर जाहिर है वो अपने सीनियर की ओपिनियन के खिलाफ नहीं जा सकेगा। अच्छा, ये तो लीगल पॉइंट्स हैं, ये लीगल पॉइंट्स ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कस होंगे। इसके ऊपर हुकूमत जो है वो अपना मौक़िफ़ देगी, अटॉर्नी जनरल अपना मौक़िफ़ देंगे, शायद किसी स्टेज के ऊपर शायद ज़रूरत पड़े तो मिलिट्री कोर्ट्स के जो नुमाइंदे होंगे उनसे भी, या जेक ब्रांच को भी नोटिस हो सकता है। तो अब कल क्या होगा, कल ये केस जब टेकअप होगा तो उमूमी तौर पे तो ये देखा जाता है कि पहली समात के ऊपर जो है वो नोटिस जारी होते हैं। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये बता रही है कि कल इस केस की बाज़ाब्ता समात होगी, हियरिंग होगी इसकी। ये इन हालात में एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा इमरान खान के लिए। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ चूँकि इससे पहले जो भी बेंच बनता था उसके जो फैसले थे उनको प्रिडिक्ट करना बहुत आसान होता था, चूँकि बेंच की कंपोजिशन बता देती थी। ये अलग बात है कि पिछले कुछ फैसले बेंचेस की कंपोजिशन का लाइक माइंडेड होने के बावजूद भी वो नहीं आए, या फैसले वो आए उनके ऊपर अमल दरामद उस तरह से नहीं हो सका। पंजाब इलेक्शन का मामला आप देख लें, आपके सामने है। वो 9 मेंबर बेंच से सुकुड़ते वो बेंच जो है वो 3 के ऊपर पहुंचा, फिर उसने फैसला दिया, फिर वो अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सका। लेकिन इस बेंच का जो फैसला है वो हर आदमी के लिए शायद उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये चीज़ ज़रूर कही जा सकती है, असेसमेंट की जा सकती है प्रीवियस डेटा के ऊपर, या जो माजी के जो फैसले हैं इन जजेस के, उस बुनियाद के ऊपर, कि बहुत आसान है ये प्रेडिक्ट करना कि अब जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर सिविलियन का ट्रायल है कम से कम उसको ब्रेक लग जाएगी। अच्छा, अब ये जो कल केस टेकअप होगा तो इसमें अटॉर्नी जनरल कल होंगे फॉर श्योर, वो हुकूमत की तरफ से होंगे, वो इसके ऊपर दलाइल देंगे, वो जस्टिफाई करेंगे कि हाँ इन सीनियर जो सिविलियन है इनका मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल किन ग्राउंड्स के ऊपर होना चाहिए। फिर जाहिर है इमरान खान के ऊपर भी बात आएगी। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ है, जो मैं समझता हूँ सबसे अहम चीज़, वो ये है कि इस पूरे केस के अंदर इमरान खान को एक फ्रीक के तौर पर जो है वो रखा गया है। अब इमरान खान जब इस केस में फ्रीक है तो इमरान खान वो सबूत देंगे कि इसमें हमारे लोग इन्वॉल्व नहीं थे, इसमें पुलिस इन्वॉल्व थी, इसमें इसकी बेनिफिशरी जो है वो हुकूमत है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा रिलीफ हो सकता है इमरान खान के लिए। और अगर इमरान खान अपने इस पूरी सियासी जमात को इस क्राइसिस से बाहर निकालने में इस स्टेज के ऊपर कामयाब हो जाते हैं तो आगे उनके लिए सियासी तौर पे खेलना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है, नो डाउट। ये आप इसका फैसला कुछ भी आए, ये इमरान खान को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसके पॉइंट को इस्टेब्लिश करने के लिए, उन तमाम शवाहिद को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने के एतबार से भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है इमरान खान के लिए, एक बहुत बड़ा रिलीफ है। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के लिए पिछले कम अज़ कम जो 9-10 माह हैं, जो अभी कंजक्टिव पिछले 10 माह, उन 10 माह में ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये बहुत बड़ा
रिलीफ है। जिस तरह से 9 मई के वाकयात को ऊपर हाइट के ऊपर लेकर जाया गया, उसके बाद इस तरह का एक मौका मिलना तहरीक इंसाफ को, जहां वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके, ये मैं समझता हूँ कि नो डाउट ये उनके लिए एक गनीमत है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।